देखिए जो मेंटेनेंस है वो हम लोग पहले सीआरपीसी में पढ़ते थे 125 से 128, 125 से 128। अब ये चेंज होके आ गया है 144 से 147, 144 से 147। ये चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर नंबर 10 जो मेंटेनेंस का है, ये ध्यान रखिएगा, सब्सटेंटिव लॉ है। जब हम लोग इसको सीआरपीसी में भी पढ़ते थे तब भी ये सब्सटेंटिव लॉ था। और जब ये बीएनएस बना, BNSS, तो ये भी सब्सटेंटिव लॉ है। देखिए ये जब सब्सटेंटिव लॉ है तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसका प्रोसीजर लॉ क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 10 मेंटेनेंस का है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। और इसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है, यानी कि जो इसका प्रोसीजरल पोर्शन है, वो भी सीआरपीसी BNSS में बोला गया है। क्योंकि इसकी जो प्रोसीडिंग होती है मेंटेनेंस की, वो चलती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ। तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये जो BNSS में आप लोगों ने सेक्शन नंबर 23 में आपको पढ़ाया है कि वहाँ पर मजिस्ट्रेटों के जुरिस्डिक्शंस के बारे में बता। देखो जो ये मेंटेनेंस होता है, ये 1956 के पहले, 1956 के पहले इसके बारे में प्रोविज़न नहीं था। इसका देखो रीज़न ये था कि 1956 के पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता था। और जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि जो मुखिया होता था, घर घर का मुखिया होता था, फादर होता था, ग्रैंडफादर होते थे, या बड़े भाई होते थे, वो अपने फैमिली के सारे मेंबर्स की जितनी भी मिनिमम नीड्स होती थी सबकी क्या करते थे, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो जो घर के मुखिया होते थे, वो बिना कहे सबकी जिम्मेदारी को पूरा कर देते। लेकिन जब 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो ये एक चीज़ आया, आर्टिकल नंबर 21। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 है, उसमें आया लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दही स्वतंत्र। देखिए लाइफ का मतलब होता है कि आप भी जियो, शान से जियो, आराम से जियो, और दूसरे को भी आराम से शान से जीने दो। अगर आप अपने को कोई ऑफेंस करते हो, सुसाइड वगैरह, तो आपको दंड मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे को मारते हो तो आपको मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के लिए दंड मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि न तो आप अपनी जान को लोगे, न तो किसी दूसरे को जान के लो, जिसको जो मौर्य पीरियड में अशोका था, क्या बोला था उन्होंने, जियो और जीने दो। तो जियो और जीनो दो का जो कॉन्सेप्ट था मौर्य पीरियड में, उसी पर हम लोग का आर्टिकल 21 बना। और इसी आर्टिकल 21 को और ब्रॉड करने के लिए हम लोग के लिए मेंटेनेंस का प्रोविज़न। तो देखो मैं 1956 के पहले क्या होता था कि भारत में दो धर्म के मुख्यतः लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो देखो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनकी जो मेंटेनेंस के बारे में प्रोविज़न था, वो शरीयत के कानून के अनुसार जब तक जो बेगम होती थी अपने शौहर के साथ रहती थी, तो शौहर उसका मेंटेनेंस करता था। लेकिन अगर शौहर उसको तलाक दे देता था या वो विधवा हो जाती थी, तो इद्दत के टाइम तक उसका मेंटेनेंस, अगर तलाकशुदा है, जब तक वो इद्दत के पीरियड में रहती है, तब तक उसका हस्बैंड उसका मेंटेनेंस देता है। अगर वो विडो हो गई है तो जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर जो भी हकदार है वो उसका मेंटेनेंस देता है। और रही बात हिंदू का, तो हिंदू के बारे में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो पहली बार 1956 में एक लॉ डेवलप किया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। इसमें दो चीज़ डाली गई, एक तो एडॉप्शन डाला गया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, और दूसरा क्या है, मेंटेनेंस। दो चीज़ों को डाला गया कि अगर कोई अडॉप्ट करना है, जिसको हम लोग दत्तक कहते हैं, गोद लेना कहते हैं, और प्लस मेंटेनेंस के बारे में।
लेकिन जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना था 1956, वो क्या था, वो सिविल नेचर का सूट हो। उसमें अगर किसी को कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं मिलता था, तब वो सिविल कोर्ट में जाता। तो सिविल कोर्ट में जाने की वजह से उसको मेंटेनेंस मिलने में बहुत लंबा टाइम लगता, टाइम टेकन वर्क होता था। जब हम लोग के 1973 में पहली बार सीआरपीसी हमारे पार्लियामेंट ने बनाया, तो उस समय जो सीआरपीसी बनकर सामने आई, उसमें क्या किया गया कि सेक्शन 125 से 128 का जो सेक्शन है, वो मेंटेनेंस का दिया गया, और ये कहा गया कि अब ये क्रिमिनल नेचर का सूट भी माना जाए। अब देखिए 1973 से लेकर कल तक, जो कल बीता है, हम लोगों के पास दो ऑप्शन, हम चाहे तो सिविल सूट लाए, हम चाहे तो क्रिमिनल सूट लाए, हम चाहे तो दोनों सूट। ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता था जिसको मेंटेनेंस नहीं मिलता था वो। अब हम लोग के जो BNSS आई, BNSS में क्या किया गया, इसमें भी जो मेंटेनेंस है, इसको क्रिमिनल नेचर के सूट में उसी तरह रखा गया जैसे कि पहले सीआरपीसी। देखो एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो रहा था कि मेंटेनेंस में होता क्या है, मेंटेनेंस में क्या चीज़ देना चाहिए। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, अनु गर्ग अनु गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग। साइटेशन लिखो आप लोग, अनु गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग, 2022, 2022 सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये केस है और लीडिंग केस है, फिर नया केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली सर बार ये बोला ईयर क्या बोले हैं सर? कि सर ईयर 2022 2022। 2022। देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द टर्म मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस टर्म है, हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द संहिता। संहिता मतलब आज का BNSS और पहले का CRPC। द टर्म मेंटेनेंस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द संहिता, ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे BNSS 2023, बट इट इंक्लूड सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, aid and support which one person needs for his or her living। देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, इसका मीनिंग क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, जो भरण पोषण है, मेंटेनेंस है, इस शब्द को तो कहीं परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो हम तो, क्योंकि एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट भी अगर ऐसे छोड़ देगा, उसको नहीं बताएगा, तो फिर बताएगा कौन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये बता देना चाहते हैं, बट इट इंक्लूड, हम ये बता देना चाहते हैं इसमें इंक्लूड क्या है, एसेसरीज, एसेसरीज फॉर लाइफ, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। जरा आप लोग थोड़ा सा याद करिए, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 60 क्या था उसमें, प्रज्ञा क्या दिया है 68 में इंडियन एविडेंस एक्ट The Indian Contract Act, no? है। The Indian Contract Act, supply of necessity. हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 68 क्या कहता है, 16, yes, sir. So necessary सप्लाई करने के लिए बोलता है कि अगर किसी इंसान के पास नेसेसरीज नहीं है जीवन व्यतीत करने के लिए, तो उसको जो सप्लाई किया जाएगा वो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा इंसान, कर सकता है। आपकी आवाज़ बिल्कुल, दोनों बताइए जरा, फिर राजस्थान जुडिस लेके आए। 68 क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलिए यस नो, जल्दी बोलिए। सर नो, नहीं पता। नहीं याद है, किसको याद है, कौन बता सकता है। सर माइनर को बताया गया जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हैं, माइनर को बताया गया है कि माइनर को के लिए जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोटी पागल के कपड़ा लिए, और मकान। सर माइनर माइनर है कि इनकैपेबल पर्सन है, वो इनकैपेबल पर्सन। इनकैपेबल में तो पागल भी आता है ना। जी सर जी। तो देखो अब ध्यान समझो,
सब चीज़ हमने कई बार आप लोग को बताया, को रिलेट करके पढ़ने की आदत डालो। को रिलेट करके पढ़ोगे तभी हर फंडा क्लियर होगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट का जो 1872 है, आज नहीं बहुत पहले उसमें बोला गया था कि अगर कोई इनकैपेबल पर्सन है, पागल है, अगर कोई माइनर है, तो उसके पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन चूंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट या माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है? एबिनिशो वाइट, वो एबेनिश मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अगर आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो वो बोलते हैं एबिनिशो वाइट, नल एंड वाइट, प्रारंभतः शून्य, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, प्रिवी काउंसिल ने कहा। लेकिन 68 कहता है कि अगर माइनर के साथ, माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, मोबिल प्रॉपर्टी है, और वो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी नेसेसरी फॉर लाइफ के लिए, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से कोई एग्रीमेंट करना चाहता है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन उस माइनर की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। माइनर के साथ नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी को ध्यान में रख कि कल अगर माइनर मेरा पैसा नहीं देगा या मेरा सामान नहीं वापस करेगा तो मैं इसके प्रॉपर्टी से ले लूँ। तो ध्यान रखिए, उसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ले आए। इट इंक्लूड, क्या इंक्लूड है मेंटेनेंस में? नेसेसरीज। अब नेसेसरीज में क्या आता है? 5 चीज़ें। 5 चीज़ें के बिना आपका जीवन, हमारा जीवन, किसी का जीवन नहीं चल सकता। पहला, रोटी। रोटी के बिना जिंदा रह सकते हैं हम लोग? रोटी मतलब चावल, दाल, रोटी, सब पनीर, सब पनीर मटर सब जितना खाते हो आप। कपड़े, सिविलाइज्ड के लिए आपको कपड़े चाहिए। मकान, रहने के लिए आपके पास कोई मकान होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए? हेल्थ, स्वास्थ्य। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें हैं नेसेसरी। और बाकी चीज़ क्या है? लग्जरी, भोग विलास। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 68 है, उसी को वो अनुज गर्ग वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट कभी मेंटेनेंस देने की बात करेगा, चाहे किसी मैरिड वुमेन्स को बोलेगा कि इनको मेंटेनेंस दिया जाए, पत्नी को, चाहे बच्चों को, चाहे उनके ओल्ड मदर फादर को, तो जो उनके नेसेसरीज है लाइफ के लिए, वो देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। एक कॉम्पिटेंट पर्सन के ऊपर जो जो लोग डिपेंडेंट हैं, अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी आ गई, पत्नी आ गई तो बच्चे हो गए तो बच्चे आ गए, उसके ओल्ड मदर फादर आ गए तो ओल्ड मदर फादर आ गए। इतनी जिम्मेदारी आपको करनी है उनके नेसेसरीज। क्या एक पर्सन को अपने ओल्ड मदर फादर की मेडिसिन की भी व्यवस्था करनी है, दवा की? यस सर। जब ये गवर्न नहीं हो रहा था तो 2007 में अलग से एक्ट बना दिया गया है पेरेंट्स के देखभाल के लिए। तो देखो, इसी चीज़ को मेंटेनेंस में रखा गया है कि मेंटेनेंस का मतलब होता है मिनिमम जो नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो है ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इस केस में बोला, जो अभी हमने आपको केस लिखवाया। अब जरा एक्ट पर आ जाइए। देखिए, जो एक्ट हम लोग का है, ये सेक्शन 144, 144, 45, 46, 47, 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहले भी 4 सेक्शन में था, आज भी 4 सेक्शन। जो पहला सेक्शन है इसका 144, इसको आप लोग क्या करोगे? जो नई सेक्शन आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, ब्रैकेट में ओल्ड सेक्शन को जरूर लिखना। 144 के बगल में आप डाल देना 125 कोई दूसरी पेन से, ताकि जो पीटी का एग्ज़ाम हो, जो कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाए, आप आसानी से कर सको। इसमें कहा गया ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। अगर कोई पर्सन है, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? सबसे पहले वाइफ, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, यानी ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड पर फुली डिपेंड है। ठीक। दूसरा आता है कि अगर उसके लीगल या इनलीगल इश्यूज हैं,
वो माइनर हैं, चाहे उनकी शादी भले हो गई हो, लेकिन उनका मेंटेनेंस उसी व्यक्ति को करना है। अगर कोई व्यक्ति है उसके लीगल इश्यूज़ है या इलीगल इश्यूज़ है, वो माइनर हैं, भले उनकी आपने शादी कर दिया है, लेकिन उसका मेंटेनेंस आप ही को करना है। तीसरा, कोई ऐसा लीगल या इलीगल इश्यूज़ है जो मेजर हो गया है, लेकिन वो फिजिकली अनफिट है। 18 साल के ऊपर का हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, 24 साल का हो गया। तो जो लोग फिजिकली अनफिट होते, यानी वो किसी तरह से अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकते, ठीक? जैसे मान लीजिए इडियट पर्सन है, लूनेटिक पर्सन है। तो इडियट पर्सन और लूनेटिक पर्सन कब तक मेंटेनेंस लेगा अपने गार्जियन से? कोई समय सीमा है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। जो ध्यान रखें, इडियट पर्सन है वो तो पूरे जीवन लेगा, जिसको हमने आपको बताया है जड़ मूर्ख, पैदाइशी बेवकूफ़। वो चूंकि उसका कोई इलाज नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो इडियट पर्सन का मेंटेनेंस तो उनके गार्जियन को जीवन भर करना है जब तक वो जिंदा रहे। तो दूसरा आता है लूनेटिक। जो पागल होते हैं वो बीच बीच में ठीक भी होते हैं, उनका हॉस्पिटल भी होता है, उनके डॉक्टर भी होते हैं, उनका इलाज भी होता है। जिस समय कोई पागल व्यक्ति ठीक हो जाता है, उस समय उसका मेंटेनेंस उसके गार्जियन नहीं करेंगे। उस समय उसका मेंटेनेंस उसके गार्जियन नहीं करेंगे। अब देखिए, जिस समय आपका बर्थ हुआ, आप थे 0 ईयर के, 0 ईयर के। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आप हो गए 18 साल के, आप हो गए 20 साल के। आपके मदर फादर की एज क्या हुई? जब आप 0 साल के थे, जब आपका बर्थ हुआ, तो आपके फादर की उम्र मान लीजिए 30 ईयर, मदर की उम्र जो है 28 ईयर। अब आप हो गए 25 साल के, फादर की उम्र 55, 55, मदर के 53, 53। तो वो ओल्ड हो गए? बोलो, 55 60। साल के हो गए तो ओल्ड हो गए? जी सर, हो गए। यंग बॉय है। तो 0 से लेके 18 तक उन्होंने आपको खिलाया, आपको पढ़ाया, आपको एजुकेशन दिया, आपके मेडिकल फैसिलिटी दिया। अब रिवर्स गियर, उल्टा गियर। उल्टा गियर क्या है? अब आप हो गए कॉम्पिटेंट, वो हो गए ओल्ड। तो अब उस मदर फादर का भी मेंटेनेंस आपको करना है, यदि वो मदर फादर अपना मेंटेनेंस करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं, ठीक? तो अब देखो, एक व्यक्ति के ऊपर किन की जिम्मेदारी आया। सबसे पहले तो जिम्मेदारी आई कि अगर अच्छा किसी ने शादी नहीं किया, तब किसका किसका मेंटेनेंस करना है? माता अगर पिता। किसी ने शादी नहीं किया तो उसको किसका किसका मेंटेनेंस करना बाकी है? जो भी लोग जो घर में डिपेंडेंट हैं। माता पिता माता पिता। माता पिता और घर में जो भी माइनर है उनका, ओल्ड पत्नी मदर और फादर, बच्चे को छोड़ के। ओल्ड मदर फादर। शादी नहीं किया तो बच्चे आएंगे? नो सर। तो मान लो अडॉप्ट कर लिया उसने, तब ये बच्चे को गोद ले लिया, तब तब करना पड़ेगा तब तो करना होगा करना ही करना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक? अगर शादी किया तो वाइफ, वाइफ है, बच्चे हुए तो बच्चे, और जो मदर फादर जब ओल्ड हो गए तो उनका आपको मेंटेनेंस करना है, उनका आपको मेंटेनेंस करना है। अब आता है वाइफ किसको बोलते हैं? हु इज़ वाइफ? वाइफ कौन है? वाइफ किसको बोलते हैं? legally married women. आप लोग की आवाज़ बहुत धीरे है, क्या बात है? हाँ, वाइफ किसको बोलेंगे? कानूनी रूप से शादीशुदा महिला। जो जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं, या तो आपने ट्रेडिशनल मैरिज अपने धर्म के अनुसार किया हो, हिंदू हैं सप्तपदी के द्वारा किया, अगर कोई मुस्लिम है तो वो निकाहनामा के तहत किया, काजी के सामने किया, या हिंदू या मुस्लिम कोई भी है उसने अपना विवाह स्पेशल मैरिज में किया। स्पेशल मैरिज, जिसको आप लोग बोलते हो कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज। या अगर किसी ने अपने धर्म को परिवर्तन करके आर्यन मैरिज एक्ट के तहत, तो उसके द्वारा जो
मैरिज होगी तो वो आपकी कहलाएगी मैरिड वुमेन, विवाहिता स्त्री। क्या जो सेकंड वाइफ होती है, थर्ड वाइफ होती हैं, वो वाइफ कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? नो सर, नो सर, जी नो सर। नहीं कहलाएगा। हिंदू नो लॉ सर। के तहत वो वाइफ का जी स्टेटस पाएंगे? जी नहीं। नो देखो, सर। एक मुस्लिम अगर ट्रेडिशनल रूप में मैरिज करते हैं तो वो एक साथ 4 बेगम रख सकते हैं। एग्जिस्टेंस में 4 बेगम, क्यों सुनो, 4 बेगम रख सकते हैं? जी ये सर। सर, ये अरे अपना सर, ठिकाना नहीं है, पेपर गड़बड़ हुआ है राजस्थान का, कहाँ से चौथी बेगम आई? सर वो तो उसमें भी कंडीशन है शरीयत के अकॉर्डिंग। हाँ, तो देखो हिंदू में तो कहा गया बाईगेमी, अगर हिंदू एक से ज़्यादा पत्नी को रखा तो वो बाईगेमी द्विविवाह के लिए दंडित होगा, और जो सेकंड होगी वाइफ नहीं कहलाएगी, वो केप्ट कहलाएगी, रखाइल कहलाएगी। क्या केप्ट मेंटेनेंस ले सकती? नो सर, नो सर। नो। तो जो आपके धर्म के अनुसार, के लिए कहा जाता है धर्म पत्नी, ठीक है, जो आपके धर्म के अनुसार आपसे विवाह की हुई है या जिसने स्पेशल मैरिज में मैरिज किया है, वो आपके कहलाएगी वाइफ, और वही मेंटेनेंस पा सकती। लेकिन अगर मान लीजिए आपके लीगल भी बच्चे, इलीगल भी बच्चे, तो देखो जो इलीगल मतलब लेडीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं केफ्ट या रखाइल, वो तो नहीं पाएगी। लेकिन अगर उससे कोई इश्यूज हो गए तब, अगर बच्चे हो गए तब, तो जो उनको इलीगल मिलेगा, बच्चे होते हैं बच्चों को मिलेगा सर। वो मेंटेनेंस लेंगे, वो मेंटेनेंस मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ये मेंटेनेंस इतने लोग पाने के हकदार हैं, इनको कहा गया कि अगर आप मेंटेनेंस आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसकी लॉजिंग ऑफ द एफआईआर नहीं होती। पहले ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस का केस जो होता है वो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर पे नहीं होता, ये कंप्लेंट केस होता। कंप्लेंट कर परिवार पर संस्थित मामले, जैसे डिफेमेशन होता है, मानहानि होता है, आपको जाना पड़ता है डिफेमेशन में, क्या है, कंप्लेंट लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मेंटेनेंस का सूट जाता है। तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनसे अगर कंप्लेनेंट ये प्रेयर करती है, लेडीज़ है, हस्बैंड, अब उसके क्या नाम, मदर फादर है, बच्चे हैं, कि जब तक ये मुझे मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होता तब तक मुझे इंटरिम, अंतरिम भरण पोषण दे, मैं क्या खाऊं, मेरे पास खाने आने का कुछ नहीं है। तो देखो BNSS में कहा गया कि जिस दिन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पड़ेगी कंप्लेंट केस के रूप में, उस कोर्ट को बोला गया है कि मैक्सिमम आप 60 डेज के अंदर, मैक्सिमम 60, मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया गया है, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर आप इंटरिम मेंटेनेंस की व्यवस्था कर दीजिए, इतना अंतरिम आप भरण पोषण दीजिए, बाकी आपका मुकदमा चलता रहेगा। जब इसका फाइनल डिस्पोजल होगा, फाइनल डिस्पोजल पे जो राशि डिसाइड होगी, जो अमाउंट डिसाइड होगी, उसमें इसको क्या किया जाएगा, मर्ज किया। लेकिन आप 60 दिन के अंदर अंदर, कोर्ट 2 दिन में कह सकती है, कोई 4 दिन में कह सकती है, कोई 15 दिन में कोर्ट कह सकती है, लेकिन कोर्ट को बांध दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है, नॉट एक्सीड 60 डेज। 60 दिन क्रॉस नहीं होना चाहिए। कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस पर अपना ऑर्डर दे देना है कि हम इंटरिम मेंटेनेंस देंगे कि नहीं देंगे। अगर कोर्ट देने से मना कर देता है तो इसके लिए क्या होगा कि वो व्यक्ति रिवीजन में जाएगा, अपील में जाएगा। कोर्ट दे देता है तो वो ले लेगा, लेकिन कोर्ट को कहा गया कि 60 दिन के अंदर आप इसको डिसाइड कर दो। अब ये कहा गया कि जो इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होगा या जो फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड होगा, उसको अगर वो व्यक्ति नहीं देता, हस्बैंड को कहा गया कि अपनी वाइफ को 5,000 रुपया महीना दो, 8,000 रुपया महीना दो, 10,000 रुपया महीना दो, और वो डिनाई कर देता, नहीं देता, तब ऑर्डर हो गया, नहीं दिया तब। तो ये कहा तो गया फीचर ऑफ कि प्रॉपर्टी जैसे, होगा हाँ क्या होगा, प्रज्ञा क्या बता रही है? सर, वो फीचर ऑफ प्रॉपर्टी होगा।
तो ये कहा गया है उसकी वसूली उसी तरह की जाएगी जैसे कोर्ट फाइन लगाता है, जुर्माना लगाता है किसी, ठीक, ये रेवेन्यू की तरह वसूला जाएगा और उस व्यक्ति को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया और उसे बंद करने के बाद भी वसूला जाएगा। ये नहीं कि बंद करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 महीना जेल रहा तो क्या जो कंप्लेनेंट है उसको खाना मिलने लगेगा, उसको कपड़े मिलने लगेगा? तो पनिशमेंट तो देने के बाद भी उसके ऊपर वो ड्यूटी बनी रहेगी कि आपको देना ही देना है वो। देखो, जो हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे 125, उसका जो सब क्लास 4 था 125 का 4, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये आ गया 144 का 4। देखो, जो 144 का 4 है 144 का सब क्लास 4, इसमें कहा गया है कि वाइफ कब अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। ऐसी कौन सी कंडीशन है एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले सकती? तो देखो, पहला है इफ सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, इफ सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, जब वह जाड़ता की दशा में। देखो, जो एडल्ट्री है, क्योंकि ये बीएनएस में नहीं है, बीएनएस में इसलिए नहीं है क्योंकि वो आईपीसी से हटा दी गई। आईपीसी से जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको अब ऑफेंस में नहीं रखा गया। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। जब आईपीसी हम लोग पढ़ते थे, आईपीसी के सेक्शन 497 497 में क्या कहा गया था? दार कर्म, एडल्ट्री। ये 2019 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडल्ट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अब ये ऑफेंस नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा। देखो, एडल्ट्री होता क्या था? अगर एडल्ट्री के लिए 3 लोग, कम से कम 3 लोग होने चाहिए थे। मैरिड वुमेन नंबर 1, उसका हस्बैंड 2, और तीसरा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन जेंट्स की लेडीज, जेंट्स, जेंट्स मैरिड की अनमैरिड, मैरिड दोनों हो सकते हैं सर। कोई थर्ड भी पर्सन जेंट्स जो जेंट्स होगा, मैरिड की कोई भी अनमैरिड? मैरिड कोई भी होगा। होगा। अरे, तो ये अनमैरिड होगा तो नहीं सर, होगा? कोई भी हो सकता है, कोई मैरिड भी भी हो हो सकता है, सकता है, मैरिड भी हो सकता है। कोई भी हो सकता था। तो देखो, एक होगी मैरिड वुमेन, एक होगा उसका हस्बैंड, यानी पति पत्नी तो रहेंगे 2 लोग, तीसरा रहेगा कोई थर्ड पर्सन, वो जेंट्स होगा, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ध्यान रखना, कोई मैरिड वुमेन किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कंसेंट दे देती है और थर्ड पर्सन को ये मालूम है कि सी इज़ मैरिड वुमेन, थर्ड पर्सन को ये मालूम है कि ये किसी की विवाहिता स्त्री है, ऐसे कंडीशन में जो ऑफेंस होता था उसको बोलते थे एडल्ट्री। इसमें पनिशमेंट किसको मिलता था? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन को। विक्टिम कौन होता था? हस्बैंड हस्बैंड होता था। हस्बैंड, हस्बैंड होता था। हस्बैंड। क्यों? क्योंकि देखो, उस लेडी जब मैरिड वुमेन है तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन का जो राइट्स है उसके हस्बैंड को है, तो हस्बैंड यहाँ पर है विक्टिम। तो ये कहा जाता था कि थर्ड पर्सन को मिलता था। तो जरा ये बताओ, जब एडल्ट्री ऑफेंस था तो मैरिड वुमेन्स को कोई दंड मिलता था? नहीं सर। नहीं। नहीं सर, एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है तो मैरिड वुमेन्स को अब आज भी कुछ नहीं। भी नहीं। तो अंतर अभी भी क्या नहीं आया? मिला। तो यूपी जुडिशरी में इतना पूछा गया इंटरव्यू में जिसकी कोई, खूब भरपूर क्वेश्चन पूछा, बिहार के एपी में पूछा गया। ये अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि जो थर्ड पर्सन है पहले वो कन्विक्ट किया जाता था, अब वो कन्विक्ट नहीं किया, बस इतना अंतर आया। तो अगर कोई वुमेन एडल्ट्री में पहले रहती थी, एडल्ट्री में चाहे आज रहेगा, तो अगर कोई वुमेन्स एडल्ट्री आज की डेट में करती है या पहले करती थी, हस्बैंड को क्या राइट्स है? पहले या उसको आज? डिवोर्स नहीं, उसको डिवोर्स दे दो।
तो डिवोर्स देने के पहले बोले मैं तुमको खिलाओ पिलाऊंगा नहीं, आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। तो खाना पीना बंद का मतलब कि मैं तुमको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, आज से तुम्हारे जितने मिनिमम नीड्स हैं भी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। वो पहले भी राइट्स था, आज भी राइट्स है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई मैरिड वुमेन एडल्ट्री करती है तो उसका जो पहला राइट्स होता है कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस, एक तो ये ध्यान रखिएगा पहला ग्राउंड से। नंबर 2, इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड, अगर बिना कोई युक्त कारण के वो अपने पति के साथ रहने से मना, तो हस्बैंड क्या करे? तो मेंटेनेंस बंद। शादी के बाद मैरिड वुमेन्स का घर क्या होता है? ससुराल होता है। पति का घर ससुराल। किसकी विदाई होती है, लड़के की लड़का के? लड़की। लड़की की विदाई होती अब वो लड़की का आधार कार्ड, लड़की का वोटर लिस्ट कहाँ का बनेगा? मैरिड वुमेन ससुराल उसके पति के घर इन का। लाश के घर, साल का सर। ससुराल का। तो जब ससुराल का आपका बन गया सब, तो विदाउट रीजनेबल रीजन क्यों आप घर छोड़ रहे हो? क्यों पति के साथ रहने से आप मना कर रहे हो? विदाउट रीजनेबल रीजन, बिना कोई युक्त कारण के। तो ऐसे कंडीशन में हस्बैंड को ये राइट्स दिया गया है, आप ऐसी मैरिड वुमेन्स का मेंटेनेंस देना बंद कर दो, ऐसे मैरिड वुमेन्स का मेंटेनेंस करना बंद कर दो। अब देखो जरा यहीं रुक रहे हैं, जो सेक्शन 144 का क्लास नंबर 3, 144 का 3, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, स्पष्टीकरण, कि अगर पत्नी 2 कारणों से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, अगर जो वाइफ है वो 2 कारणों से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही। पहला, हस्बैंड ने कोई और लेडीज से विवाह कर ली, लाके कोई सौतन बैठा दी, तो वो बोल रही है कि मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, या तो इसको हटाओ और नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। तो ये बताइए वो उसका रीजनेबल है न रहना? रिजनेबल है सर। जी सर। रीजनेबल। है। एक तो पहला ये कहा गया, ये ध्यान रखिएगा कि उसको पढ़ने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, एक तो विवाह कर लिया, विवाह तो नहीं किया लेकिन लाके टेम्परेरी रख लिया, ठीक है, चाहे आपने महिला मित्र को रख लिया जिसको आप लोग गर्लफ्रेंड बोलते, तो अब उसके साथ वो रहेगी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं रहेगी। नहीं अगर वो इस कारण से पति का घर छोड़ दिए कि पति अब दूसरी स्त्री के साथ रह रहा है, दूसरे स्त्री से फिजिकल रिलेशन डेवलप कर रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और वो चली गई, तो वो रीजनेबल है अनरीजनेबल? रीजनेबल है सर। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन वाली कंडीशन है, बिना युक्त कारण के चली गई, तो हस्बैंड को ये राइट्स है कि मैं तुमको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तीसरा आता है, इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर पति पत्नी ने आपस में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, वो बोली मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, वो बोली मैं तुम्हारे साथ, तो म्यूचुअल कंसेंट में मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन है? नो नहीं सर। सर। नो सर। नो। म्यूचुअल कंसेंट ऐसे कंसेंट को बोलते हैं कि जिसमें दोनों पार्टीज को ज्वाइंट एप्लीकेशन डालनी पड़े, और ये जो म्यूचुअल कंसेंट का कॉन्सेप्ट बना इसलिए बना है कि अगर किसी की शादी डिसिमिलर हो जाती है, किसी की शादी डिसिमिलर हो जाती है, बिना तालमेल वाली शादी हो जाती है, लड़की का जीवन दूभर या लड़के का जीवन दूभर, तो ये प्रोविज़न बनाया गया है कि तुम लोग अपने अपने जीवन को बचाने के लिए अलग अलग हो जाओ। जैसे एक लड़की को ये बताया गया कि तुम्हारी शादी बिहार में एक मजिस्ट्रेट है उनके साथ हो रही, वो बिहार में मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड है, ठीक। लड़की भी लॉ ग्रेजुएट है, वो भी जुडिशरी की तैयारी कर रही है, उसको लगा कि हमारे हस्बैंड जुडिशल मजिस्ट्रेट है तो मुझे और कंपटीशन देने में अच्छा रहेगा। शादी हो गई, बातचीत हो, फाइनल हो गया।
लड़की अपने इन-लॉज़ के घर आई, तो देखा 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। तो हस्बैंड से बोली, "आप कब तक छुट्टी लिए?" तो उसने कहा 15 दिन की। चलो 15 दिन में 16वें दिन फिर पति ने कोई आनाकानी किया। धीरे-धीरे उसको डाउट होने लगा कि हमारे हस्बैंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, और आज धीरे-धीरे 20-25 दिन हो गया, ये जा नहीं रहे हैं। पूछा गया कहाँ पोस्टेड है, कोई डिस्ट्रिक्ट बता दिया, बोला लखीसराय में हम पटना में लड़की के। धीरे-धीरे उसको डाउट हुआ तो उसने पता लगाने की कोशिश किया, तो पता ये चला कि आपके हस्बैंड तो लॉ ग्रेजुएट ही नहीं है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो बहुत दूर की। ये लॉ ग्रेजुएट ही नहीं है और ये अपना डेली वेज कुछ इधर-उधर काम करते रहते हैं। कोई इनका स्थायी काम भी नहीं है। अब बताइए उस लड़की का क्या होगा? सारे उसके ड्रीम चकनाचूर हुए। यस सर। अब वो लड़की अगर कहती है कि आपने जो हमसे शादी किया, बेटर ये होगा कि हम लोग अलग हो जाए, मैं भी नया जीवन व्यतीत करूँ, आप भी नया जीवन व्यतीत करो, हम लड़ना झगड़ना ही नहीं चाहते, हम खुद ही कॉम्पिटिटर हैं। लड़की कहती है हमको तो अपना कैरियर बनाना है। वो कहता अच्छा चलो ठीक है, तो दोनों लोग ज्वाइंट एप्लीकेशन डाल, तो कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से दे देगी तलाक। यस सर। यस जी सर जी अलग। जी। दे देंगे सर। अच्छा अब मेंटेनेंस, वो लड़की नो मेंटेनेंस मांगेगी? मेंटेनेंस। नहीं, नो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने खुद ही कंसेंट दिया है कि हम अपने हस्बैंड के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, इन कंडीशन ये है, 2 कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वाइफ सफिशिएंट अमाउंट कमा रही, पर्याप्त धन अर्जित कर, जुडिशियल ऑफिसर है, एपीओ है, ठीक है, टीचर है, एडवोकेट है, कोई और प्रोफेशन कर रही है, ठीक है। अगर कोई वाइफ प्रॉपर अमाउंट कमा रही है, पर्याप्त धन अर्जित कर, ताकि उस पैसे से वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर, तो ये कहा गया कि ऐसे कंडीशन में वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग नहीं, मेंटेनेंस की मांग। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जिस धर्म की स्त्री है उसने अपना धर्म परिवर्तन, उसने अपना धर्म परिवर्तन, तो जब धर्म परिवर्तन कर लिया, हस्बैंड अपने ओरिजिनल धर्म में है। अगर हस्बैंड शुरू में हिंदू था, आज भी हिंदू है। लेडीज़ ने सिख बन गई, लेडीज ईसाई बन गई, लेडीज़ मोहम्मडम बन गई। जेंट्स मोहम्मडम था, लेडीज़ भी मोहम्मडम थी, बाद में वो हिंदू बन गई, ईसाई बन गए, यानी डिसिमिलर हो गए। तो ऐसे कंडीशन में हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देगा? नो सर। नहीं सर। नहीं देगा। नहीं देगा सर। अब जरा आप लोग हमको एक चीज़ ये बताओ कि जो ये मेंटेनेंस है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिल्कुल अच्छे हैं तब मिलता है कि जब रिलेशन गड़बड़ होते हैं तब मिलता है? अच्छे रिलेशन हैं? जब गड़बड़ होता है तब मिलता है। जब गड़बड़ होता है तब, जब पत्नी जब मांग करती पति है गड़बड़ पत्नी होने में पर रिश्ते तब। अच्छे नहीं होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, भारतीय संविदा अधिनियम का सेक्शन नंबर 25 का 25 का एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, अपवाद 1। अपवाद 1 क्या कहता है? एक्सेप्शन फर्स्ट, नेचुरल लव अफेक्शन से जुड़े हुए लोग के बीच में किसी प्रकार के कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से बंधे हुए निकट संबंधियों के बीच कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, तब भी वो मेंटेनेंस पाएंगे। राजलकी देवी वर्सेस भूतोनाथ मुखर्जी का केस पढ़ाया गया। तो जो सेक्शन नंबर 25 का एक्सेप्शन फर्स्ट है, वो अनबन होने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पति पत्नी में अनबन होगा तब मिलेगा कि जब पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे तब मिलेगा? नो तब नो, मिलेगा अनबन होने पर। रवि भागवानी बताइए, पढ़ाया गया आप लोग को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 का एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, नेचुरल लव अफेक्शन से बंधे हुए व्यक्तियों के बीच में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है और वो एक दूसरे के साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट कर सकते विदाउट कंसिडरेशन।
और इस पर लीडिंग केस है राज लकी देवी बनाम। देखिए ये कहा गया है कि अगर पति पत्नी में अनबन हो गया तब प्राकृतिक प्रेम और स्नेह है नहीं सर। नहीं। नो सर। तो ये ध्यान रखें नेचुरल लव अफेक्शन के दौरान अगर आपको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए तब आप लेंगे सेक्शन 25 के एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं अनबन हो गया है तब आपको मेंटेनेंस की अगर डिमांड करनी होगी तब आप डिमांड करेंगे 144 144 या सीआरपीसी में हम लोग 125 पढ़ते थे। 125 वही इन्फोर्स होती है जब पति पत्नी में अनबन होता है। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सेप्शन फर्स्ट कहता है वो तब होगा जब नेचुरल लव अफेक्शन। देखिए नेचुरल लव अफेक्शन किससे होता है? दो लोगों से। एक तो जो आपके शरीर में ब्लड घूम रहा है जिसको कहते हैं रक्त संबंध, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पिता, ये मेरा, इसी में दिन भर तो परेशान रहते हो, ब्लड रिलेटेड। नंबर एक। नंबर दो, मैरिज के रिश्ते। जब आपकी शादी हुई तो कौन आया? पत्नी आई, ठीक। या लेडीज है तो कौन आई? हस्बैंड आया। जब आपकी वाइफ आई, सासू माँ आई, जी क्या नाम है सासू माँ का? मदर इन लॉ, कानूनी माता। कहना मत उनको, नहीं तो वो डंडा मारेंगे कि क्या होगा अगर कानूनी माता बोले तो वो है कानूनी माता। ससुर जी क्या है? कानूनी पिता। और वो ब्रदर इन लॉ, कानूनी भाई। यानी कानून के द्वारा जो रिश्ते डेवलप हुए वो भी आपके नेचुरल लव अफेक्शन। एक तो नेचुरल है, सगा भाई, सगा बहन, सगा पिता, सगा माँ, और दूसरा कानूनी माँ, कानूनी भाई, कानूनी पिता। इसी को बोलते हैं नेचुरल लव। नेचुरल लव अफेक्शंस के बीच में कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है और वहां पर आप कोई भी विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट कर सकते हैं। आज से ये ध्यान रखिए, सीआरपीसी के 125 वहां लागू होते जब पति पत्नी में अनबन। अगर अनबन नहीं है तो 125 में मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहला ही वर्ड है इसका। अगर पहला वर्ड पढ़ना 144 या 125 जो पहले थी, यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति निम्नलिखित लोगों का मेंटेनेंस नहीं करता तभी आप कोर्ट जाओगे, और करता है तो नहीं जाओगे। अब देखो ये सूट कहाँ आएगा, कंप्लेंट कहाँ फाइल होगा? जहाँ पे वाइफ प्रेजेंट टाइम में रह रही है, जहाँ पर उसका हस्बैंड प्रेजेंट में रह रहा है, जहाँ पर अंतिम बार वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहे, या जहाँ पर उस लेडीज के मदर फादर इस समय रह रहे। ये फादर मदर वाला प्रोविजन डी पोर्शन आप पहली बार जोड़। तो देखो लेडीज के पास 4 ऑप्शन है उसको मेंटेनेंस लेने के लिए। पटना की लड़की है, लखनऊ के लड़के से शादी हुई, लड़का नौकरी करता था नोएडा में, ठीक। दोनों में तालमेल गड़बड़ हो गया। वो लेडीज, ध्यान करो, वो लेडीज सपोज करिए आके किसी दूसरे बिहार के किसी दूसरे जिले में रहने लगती, दरभंगा में आके रहने लगती। अब उसको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना है, भरण पोषण का सूट लाना है। पहला, वर्तमान में दरभंगा में रहती है, दरभंगा में ला। नंबर 2, हस्बैंड लखनऊ में रहता है, लखनऊ में ला सकती। हस्बैंड का घर लखनऊ था, हस्बैंड वर्तमान में नोएडा में, वहां ला सकते। लेडीज के मदर फादर पटना में रहते हैं, पटना में ला सकते। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उस लेडीज को तय करना है कि मैं सेफेस्ट कहाँ हूँ सूट। उसको लगता है नोएडा जाएंगे तो मेरे साथ मारपीट करेगा, मुझे कंप्लेंट फाइल करने में दिक्कत करेगा, तो उसको लगता है सेफेस्ट हमारे लिए बेस्ट होगा कि मैं दरभंगा में रहती हूँ, दरभंगा में लाऊं। उसको लगता है कि दरभंगा में मेरा तो कोई है नहीं, मैं तो अकेले यहाँ रहती हूँ, कुछ काम करती हूँ पेट पालने के लिए। बेस्ट होगा कि मेरे मदर फादर जो हैं पटना में है, वो नेचुरल मदर फादर हैं। तो सबसे ज़्यादा ताकत आप लोग को कौन देता है? माता पिता। मैं कैसे
कौन मदर Natural इला mother. मदर इला कि मदर फादर नेचुरल नेचुरल माता पिता नेचुरल मदर इला नहीं देती देते हैं सर। चलो जिसके अच्छे अच्छा रिश्ते रहेंगे संबंध रहेगा सारी तब बिगड़ जाएगा तो देंगे। थोड़ी ये देगी। तो देखो ये कहा गया उस लेडीज को तय करना है कि मैं कहाँ पर सेफेस्ट हूँ। तो ये 4 ऑप्शन है जहाँ पर वो चाहे वहाँ पर सूट ला सकती है। ठीक है। देखो एक केस है जिसको बहुत पॉपुलर नाम था शाहबानो का केस। तो इसका पूरा नाम है एग्जाम में आता है मोहम्मद अहमद हुसैन। इसको लिखो आप लोग, मोहम्मद अहमद हुसैन वर्सेस शाहबानो। मोहम्मद अहमद हुसैन वर्सेस शाहबानो AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट। देखो ये इंदौर का केस था और जो मोहम्मद अहमद हुसैन थे ये एडवोकेट थे। शाहबानो की उम्र 55 साल के ऊपर हो गई थी। एक दिन जो वकील साहब थे उन्होंने अपनी बेगम को तलाक दे दी। तो जब उन्होंने कहा कि मैं इस एज में क्या खाऊं पीऊं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे सब इस्टेब्लिश है, बेटे तुमको खिलाए पिलाए। तो वो अपना मुकदमा ले आए जो शाहबानो बेगम थी और ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हम लोग स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय का बहुत ही पॉपुलर केस था। उस समय केवल प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था। तो ये सब लोग टीचर से लेके स्टूडेंट परेशान रहते थे कि आज जजमेंट होने शाहबानो। देखो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस पहुंचा तो चूंकि सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट ने शाहबानो को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। 125 CRPC में मांगा था। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट थी उन लोगों ने ये कहा कि 125 का जो प्रोविज़न है CRPC का वो हिंदू लेडीज़ के लिए है, मोहम्मडम लेडीज़ के लिए नहीं। क्योंकि मोहम्मडम लेडीज़ के लिए जो प्रोविज़न है वो शरिया का कानून है, शरीयत का कानून। शरीयत का कानून कहता है कि आपको मेंटेनेंस जो मिलेगा वो इद्दत के टाइम तक मिलेगा। इद्दत, देखो इद्दत क्या होता है। जब कोई लेडीज़ का अपने हस्बैंड से तलाक हो जाता है तो तलाकशुदा स्त्री को 3 पीरियड्स तक जो मासिक धर्म होता है उस समय तक उसके हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। और अगर 3 पीरियड तक वो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक उसका हस्बैंड उसको खिलाए पिलाए। लेकिन बच्चे के जन्म देने के बाद हस्बैंड की बाइंडिंग खत्म। अगर कोई विडो हो गई है, होमडम लेडीज, पति नहीं रहा 4 महीने 10 दिन, ये कुरान की आयतों में इसका जिक्र। तो उसके हस्बैंड ने सबॉर्डिनेट कोर्ट फटाफट खारिज करती गई कि भाई आपको तो कल इद्दत तक मिलेगा, इद्दत के बाद का कोई प्रोविज़न नहीं। तो आप ये बताओ जो फैमिली कोर्ट होता है, पारिवारिक न्यायालय होता है, वो इंटरप्रिटेशन का कोर्ट है, व्याख्या करने नो वाला सर। न्यायालय है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं सर तो वो दे ही नहीं सकता था। नहीं सर। वो दे ही नहीं सकता था तो उसको तो खारिज करना ही करना था। जब मैटर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो CRPC के 125 है वो सेकुलर है। जो CRPC का 125 है वो सेकुलर है, वो रिलीजियस नहीं है, वो हिंदू स्त्रियों के लिए ही नहीं बना है, वो कोई भी लेडीज़ है वो ले सकती है। अब ये हुआ है कि जो शाहबानो है उसको मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से पाने का अधिकार मिल गया। उस समय इस डिसीजन का बहुत विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट हुआ, इस शरीयत के कानून का विरोध हो गया। उस समय राजीव गांधी हम लोग के प्रधानमंत्री, तो उसी के जजमेंट के 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू बनाया। उस एक्ट का नाम लिखो, पहले तो लिख लो। शाहबानो के केस में ये कहा गया था कि जो मेंटेनेंस है वो सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, और मेंटेनेंस हिंदू लेडीज़, मोहम्मडम लेडीज़ सब पा सकती है। ठीक है, ये शाहबानो के केस पे डिसाइड हुआ। इसके बाद जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986।
मुस्लिम महिला तलाक के पश्चात अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। देखो इसमें यह कहा गया कि जो मुस्लिम लेडीज हैं उनके ऊपर पूरा ऑप्शन है, वो चाहे तो 125 में जाएं और प्रेजेंट में 144 में जाएं, और चाहे तो अपने वो क्या नाम है सरिया के कानून से लें। यानी कि अब आपको जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टिक लगाना है कि जो मेंटेनेंस है 144 में और पहले था 125। ये हिंदू लेडीज़ के लिए कि मोहम्मदन लेडीज़ के लिए, तो आप आंसर लगाना कि सभी के लिए। इसका नेचर सेकुलर है, ठीक है। अब कोई भी उससे मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, केवल हिंदू लेडीज के लिए ये प्रोविजन नहीं बनाया, ठीक है। देखो एक सर इसमें प्रोविजन सर आप लोग को सहवाग और याद क्या रखना हो- है कि जैसे मेंटेनेंस एक बार डिसाइड होता है, जाता है और पक्षकारों के कंडीशन में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, तो क्या मेंटेनेंस को एक बार फिर से रिफॉर्म किया जाएगा कि वही चलता रहे? एक रिफर किया बार किया जाएगा अगर जाए सर। मेंटेनेंस डिसाइड हो गया और कम किया जाएगा। पक्षकारों के कंडीशन में जो है परिवर्तन हो गया, चेंजेस हो गया, तो क्या जो फिक्स है वही मिलता रहेगा या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट बढ़ा चेंजेस चढ़ा किया सकती है। जाएगा सर के द्वारा। कोर्ट से चेंजेस पावर कर है, कोर्ट सकते चेंज हैं, कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लो जिस दिन लेडीज़ ने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा, उस समय उसका हस्बैंड जो था एक छोटी नौकरी वोकरी करता था, तो कोर्ट ने पति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख ये तय कर दिया कि 5,000 रुपया अपनी वाइफ को, 5,000 रुपया अपने वाइफ को, और वो देने लगा। लेकिन बाद में अगर हस्बैंड कोई बहुत बड़ी जॉब में आ जाए, कोई उसका बिजनेस बहुत तगड़ा चलने, ठीक, तो क्या वाइफ अपने 5,000 रुपए के मेंटेनेंस का रिन्यूअल करा सकती, मेरा बढ़ाया जाए, अब मेरा जो पति है वो ज़्यादा जी। पाने लगा है, 5,000 रुपए में मेरा खर्चा नहीं, रोटी कपड़ा मकान सबका स्वास्थ्य हम बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तब वो कोर्ट में प्रेयर करेगी कि मेरे पति की आर्थिक स्थिति अब इतनी अच्छी है कि वो इस समय 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मुझे 5,000 रुपए में रोटी कपड़ा मकान सब हो जाएगा आज के ज़माने नहीं सर। नहीं सर। में? एक कमरा भी तो नहीं मिल पाता, रूम ले लो, फिर खाना क्या खाओगे, कपड़े क्या करोगे, दवा पड़ी ज़रूरत तब क्या करोगे, तो बहुत ही क्या है मिनिमम अमाउंट। तो इसको इंक्रीज करने के लिए, लेकिन शर्त क्या है कि पति की स्थिति बहुत अच्छी हो। अच्छा मान लो लेडीज बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर रही है, बहुत अच्छा पैसा कमा, और पति बेरोजगार है, तो क्या वो अपने हस्बैंड से नहीं सर। जी सर। नहीं इस मांग पे सकता। केस ला नहीं वगैरह? सर। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन, हरियाणा का एक जजमेंट था, हरियाणा के जजमेंट में ये था फिर जो पति था वो फिजिकली अनफिट हो गया था, तो उसने और उसकी वाइफ जो है अच्छे पैसे अर्न कर रही थी, जॉब कर रही थी, तो पति ने ये कहा है मेरे वाइफ को डायरेक्शन दिया जाए कि मुझे वो मेंटेनेंस दे ताकि आप पी सकूं। तो ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा हाई कोर्ट ने जो चंडीगढ़ का है वो एक बार दिया, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का जजमेंट केवल स्टेट के अंदर ही लागू होता है, होल द इंडिया में लागू नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई ऐसा केस ला नहीं डिसाइड किया है जिसमें वो ये डायरेक्शन दिया हो कि अगर हस्बैंड इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, हस्बैंड बेरोजगार रहता है और पत्नी पर्याप्त धन अर्जित कर रही है, तो वो अपने पत्नी से डिमांड करे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आपको इंटरव्यू में भी यही बताना है, प्रीलिम्स में भी टिक लगाना है, ठीक है। और ये गलती से मत कह दीजिएगा कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की,
कौन? वो लेडीज जो लेडीज अगर प्रॉपर अमाउंट अर्न कर रही है, हस्बैंड उससे अधिकार के रूप में नहीं पा, वो अगर फीलिंग के बस से, भावना से कि मेरे हस्बैंड हैं, आज इनकी नौकरी चली गई, आज ये फिजिकली अनफिट हो गए हैं, तो वो सब घर का खर्च चलाती है, वो बात अलग है। लेकिन आप अधिकार के रूप में एक पति होने के नाते आप उनसे डिमांड नहीं, समझ में आया? तो ये जो जी सर। मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल 21 वायलेट ना हो। आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेस है, उसी को बनाने के लिए ये सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं कि किसी भी तरह से, चाहे वाइफ हो, चाहे वो उसका क्या नाम है, बच्चे हों, चाहे उसके ओल्ड मदर फादर हो, किसी का मेंटेनेंस। और इसी में हमने आपको ये भी बताया कि अगर वाइफ सफिशिएंट अमाउंट कमा रही है, अच्छा अगर मदर फादर के पास सफिशिएंट अमाउंट है, पर्याप्त धन है, अभी उनके पास अपनी जॉब बची हुई है, उनके पास अपने बिजनेस बहुत अच्छे बचे हुए हैं, उनके पास अच्छे खासे बैंक बैलेंस है, तो क्या बेटा अपने ओल्ड मदर फादर का मेंटेनेंस अमाउंट है? नो नहीं नो सर। सर। अच्छा चलो ठीक। लेकिन वो जो उनके डेली के वर्क हैं, उनको मेडिसिन लाना, मेडिसिन खिलाना, उसके लिए क्या हो? उसके लिए बॉन्डेड है। उसके लिए जैसे बहुत उनका अल्ट्रासाउंड कराना है, उनका सीटी स्कैन कराना है, उनका ब्लड शुगर चेक कराना है, उनकी बीपी टेस्ट कराना है, सब तो ओल्ड एज में आजकल कॉमन हो गया ना। जी सर। जितने 50 के ऊपर हो गए वो अब यही बात करते हैं। 50 के ऊपर वाले और कोई बात नहीं करते इस समय कि तुमको ब्लड शुगर है, उसने कहा हाँ, बड़ा खुश होता है, चलो सामने वाले को भी। थायराइड है तो कहता हाँ, वो कहता हम बड़े की बात है। तो ये जो जितनी बीमारियां पकड़ी हैं, का इलाज कौन कराए? इसीलिए बना है वृद्ध माता पिता के रख रखाव का। यूपी के जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसमें बनाया गया है पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए। आपको पेरेंट्स की दवा लानी है, दवा का रैपर निकालना है, उनको मुंह में डालना है, पानी पिलाना है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, और अंजलि एक दिन उनको पार्क में ले जाना है ताकि एंजॉयमेंट करें। हाँ, दादी सुन रहे तो उनको सुना देना। हफ्ते में एक दिन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनको पार्क में ले जाइए, वहाँ बैठें। अगर वो कहते हैं कि हमको ये गाना सुनाओ, तो आप गाना लोड करके उनको सुनाइए। वो कहते हैं हमको भजन सुनाओ, तो आपको भजन सुनाना पड़े। नहीं सुनाओगे कोर्ट फिर आपका भजन बजाएगा। ये नया एक्ट आ गया है और ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है। क्योंकि लड़के लोग क्या करते थे, लड़का लड़की जो भी हैं, उनका ये कहना था कि है तो इनके पास पैसे, लेकिन पैसे तो हैं, लेकिन जो शरीर है वो नहीं काम कर रहा है, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, तो उनके ये मिनिमम नीड्स को पूरा कौन करेगा? ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप उनको अगर पैसे से ना कर सको, ठीक है पैसा है उनके, लेकिन आपको उनका पूरा ध्यान रखना है, कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनका मेडिकल का ध्यान रखना है, उनको आप इंटरटेनमेंट कराइए, उनके साथ 10-20 मिनट बैठिए, वो अपने ज़माने की जो जो बात बतावे उसको सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। क्यों? कल आप भी तो ओल्ड होगे, नहीं होगे? इसीलिए नया एक्ट बन गया। इसको पढ़ लेना, और जो हमने कोरिलेट करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाया है, सेक्शन सर 68 को कोरिलेट करके पढ़ लेना। देखो ये सब लिखोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर। आप लोग को लगता है कि एपीओ का एग्जाम देना है, एपीओ में संविदा अधिनियम से, हमको तो केवल एपीओ की तैयारी करना है। अरे एपीओ करो, चाहे एचजेएस करो, चाहे जो करो, जब तक मेंस में कोरिलेट करके आंसर आप नहीं लिखते, अच्छे नंबर नोट कर लो। उसके लिए क्या होना चाहिए? एलएलबी में तो पढ़े ना भारतीय संविधान अधिनियम की, नहीं पढ़े थे? तो आपसे एज्यूम किया जाता है कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 68 को कोरिलेट करना, सेक्शन 25 तो कंसिडरेशन का उसका एक्सेप्शन फर्स्ट को कोरिलेट करना। इस्लाम ने पढ़ा है, राज लखी देवी बना कर जी।
क्लास खत्म होने के बाद सारे प्रोविजन निकाल के टेक्स्ट बुक से मिला मिला के लेक्चर को सुन के, ठीक है। सर सब आने वाला